बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक लंबी सांस ले लीजिए। और जैसा कि आपको याद है कि हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, है ना? हम लोग क्या बात करने वाले चैंपियंस? हम लोग बात करने वाले हैं किस चैप्टर के बारे में? हम लोग बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ द गैस या स्टेट्स ऑफ मैटर, कुछ भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में। इसके आज हम लोग सेकेंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्या है, सेकेंड लेक्चर में है, जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं किसके बारे में? स्टडी ऑफ द गैस। मैंने आपको बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर 7 टाइप्स के हैं। आपने 5 टाइप्स के नाम सुने होंगे, 3 के बारे में पढ़ा भी होगा। उन तीनों में सॉलिड के बारे में बात होगी क्लास 12 केमिस्ट्री में, लिक्विड के बारे में पूरी बात होगी 11th 12th फिजिक्स में, गैस के बारे में बात होगी 11th में। मतलब इस चैप्टर में हम बात करेंगे गैस के बारे में। तो एक लंबी सांस ले लीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ कि हम लोग थे कहाँ। हम लोग पिछले टर्म पे जो बात हो रही थी हमारी आपकी, प्यारे बच्चों, पिछले टर्म पे हमारी आपकी जो बात हो रही थी वो क्या हो रही थी कि हम लोगों ने गैस के बारे में, जो भी आइडियल गैस के बारे में कॉन्सेप्ट्स थे उनको पढ़े। और हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में? वेरिएबल्स ऑफ गैसेस के बारे में। इसके बारे में बात किया था प्यारे बच्चों, वेरिएबल्स ऑफ गैसेस के बारे में, कि गैसेस की जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ वेरिएबल होती है। वेरिएबल्स ऑफ द गैसेस के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेशर के साथ होती है सर, वॉल्यूम के साथ, टेम्परेचर के साथ, नंबर ऑफ मोल्स मतलब अमाउंट ऑफ द गैस के साथ। तो हमने इन सब की डिफिनीशन, इन सब की यूनिट्स और उनके बीच में जो भी पॉसिबल रिलेशंस थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, उन सबको हमने पढ़ा। ठीक है, फिर मैंने कहा था, है ना, कि आज जो इंपॉर्टेंट क्लास है, आज की क्लास जो है वो समझ लीजिए आप जितने भी गैस लॉ है आज आप पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, कोशिश करने वाला हूँ आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको फॉर्मूले याद हो, उससे आपको अपने आप स्टेटमेंट लिखना आ जाए, अपने आप बॉयल्स लॉ का डेरिवेशन करना, मतलब अपने आप आपको गैस लॉज की डेरिवेशन करने सब आ जाए। बस आपको फॉर्मूला याद हो तो ना, आपको ये केवल किसके प्रोपोर्शनल है, क्या कांस्टेंट है, ये सब याद नहीं करना। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद करने हैं, देन बाकी सारा काम अपने आप होने वाला है। ठीक है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दो लंबी सांसें ले लीजिए, थोड़ा सा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लीजिए, फिर मचाते हैं धमाल और सुनते हैं बहुत ध्यान से बातों को। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सर मैं सीधे फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें अपने आप पता चल जाए क्या कांस्टेंट होता है, कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है, कैसे डेरिवेशन होता है, सब कुछ तुम एक बार में सीखने वाले हो। पहले सुनो बहुत ध्यान से, है ना, पहले मेरी बात है ध्यान से सुनो। तो आपको सिर्फ क्या लर्न करना है, जैसे बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक, मैं लिख भी देता हूँ, देखो ये बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला है, ये चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है। गैलू भैया का फॉर्मूला क्या होता है? गैलू सेक लॉ क्या है? P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये गैलू सेक लॉ है। ठीक है, क्या है गैलू सेक लॉ, या इसी को हम बोलते हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं। अवोगाद्रोस लॉ क्या होता है? वो होता है V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। ठीक, ये अवोगाद्रोस का लॉ है। हेलो, फिर हम पढ़ने वाले क्या है? कंबाइंड गैस इक्वेशन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंबाइंड गैस इक्वेशन। सर ये क्या होता है? बड़ा सिंपल, जब हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन कर देंगे तो जो इक्वेशन बनेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड गैस इक्वेशन। और ये होता क्या प्यारे बच्चों? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये क्या है? कंबाइंड गैस इक्वेशन। ठीक, और उसके बाद हम ये क्या पढ़ना है? आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ना है? आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक, हेलो, और एक और लॉज पढ़ना है, जैसे 4 यहाँ हो गए थे, ये 5th था, ये 6th था, एक और पढ़ना है। मैं आपको सब एक साथ देखो बताऊंगा, सब आपके दिमाग में चला जाएगा। वो क्या है? ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। क्या है प्यारे बच्चों? ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ, दैट इज ग्राहम्स
डिफ्यूजन लॉ। हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं ग्राहम्स का डिफ्यूजन लॉ क्या है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 अपॉन R2 इक्वल टू रूट में M2 अपॉन M1, या इसको हम रूट में लिख सकते हैं D2 अपॉन D1। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये पी वी टी आप ये जो लिख रहे हैं वो क्या है? इसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें तो आप वैसे भी पहचान रहे होंगे। क्या क्या? पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर, है ना? यहां तक तो बातें आप समझ ही रहे थे। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। आर क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। एमओ, एम क्या है? एम मॉलिक्यूलर वेट। एम क्या है प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट। और डी क्या है? वेपर डेंसिटी। डी क्या है? वेपर डेंसिटी। फिर से सोच लो, पी जानते हो, वी जानते हो, टी जानते हो, एम जानते हो। फर्दर आर अभी मैंने बता दिया क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। एम वन एम टू क्या है? एम वन एम टू क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। डी वन डी टू क्या है? वेपर डेंसिटी। क्या है चैंपियंस? वेपर डेंसिटी। ठीक। पल्ले पड़ी में क्या बोलना चाह रहा हूं? हेलो, बात दिमाग में आई प्यारे बच्चों? एक सेकंड, एक सेकंड, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनने का। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है, यहां तक की बात अपने दिमाग में है, समझ में भी आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। ये आप क्या बोलना चाह रहे हो, है ना, ये अपने दिमाग में समझ में आती है, तो ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। ठीक। आपने कहा ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आती है। अब मैं क्या आपको रिलेट करने जा रहा हूं कि जिससे आपको ये सारे फॉर्मूले, सारे डेरिवेशन खुद ब खुद याद हो जाएंगे। वो ये है, मैं एक नया पेज उठाता हूं जहां पे आपको ये कुछ बातें समझा सकूं। फिर आप अपने आप देखिए, स्टेटमेंट आपको चुटकी बजाएंगे, सब दिमाग में आ जाएगा। बस आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, डिराइव कैसे करना है, क्या चीजें कांस्टेंट होंगी, कौन किसके प्रोपोर्शनल, सब कुछ आप सीख जाओगे। ठीक। तो मैं एक नए पेज पे आ रहा हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी है। चीजें बहुत आसान है, मैं इसीलिए आपका समय भी ले रहा हूं कि आप थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन आप चीजों को सीख जाओगे फटाक से। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या आप कैसे सीखने वाले। देखो प्यारे बच्चों, चीजें आप नोटिस करते हो, या तो हम कहीं पे लिखते हैं कि ये क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, या कहीं कहीं हम लिखते हैं कि जो ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। ये सबको पता है कि डायरेक्टली को ऐसे लिखते हैं और इनवर्सली को ऐसे लिखते हैं। अब याद रखो, अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सोच के देखो कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बी, या मैं इसको लिखूंगा ए इक्वल टू, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाया तो एक कांस्टेंट आ गया, ए अपॉन बी। तो आपने नोटिस किया कि जो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो बाद में फाइनली क्या हो जा रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको निकल के क्या आएगा, के इक्वल टू ए बी आया। तो अगर कोई वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई, ध्यान से सुनना, अगर कोई वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वही जो अभी तक आपको मिले हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी, इन सब के बारे में बात कर रहा हूं जो फॉर्मूले में है, दैट मींस दे आर वेरिएबल्स। मैं कह रहा हूं कि अगर वेरिएबल्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, दैट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने क्या बोला कि अगर वेरिएबल्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, समझिए मेरी बात। और अगर मान लो वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब निकल के क्या है, नोटिस करो, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या मैं कांस्टेंट लगा के लिख सकता हूँ ए इक्वल टू के बी, या ए अपॉन बी इक्वल टू के। इसका मतलब तो ये आया कि अगर वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो वो डिवाइड के फॉर्म में लिखे होंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं। तो अगर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई फॉर्म में है, दैट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेरिएबल्स डिवाइड के फॉर्म में लिखे हुए हैं, डिवाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो दैट मींस दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे हो जाएंगे, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे, फिर से सोच लो, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब तो काम आसान हो गया इसका मतलब। कैसे? देखो कैसे। आपने सबसे पहला फॉर्मूला याद किया था बॉयल्स लॉ का। उसमें आपने क्या बोला था, सर P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आपने क्या नोटिस किया कि जो वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्रेशर और वॉल्यूम, वो आपस में मल्टीप्लाई हैं। इसका मतलब यहां से स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई, ओके। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के।
क्लियर है ना भाई? वेरिएबल्स क्या थे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट, मतलब मोल्स। तो आपने बोला पी है, वी है फॉर्मूले में, क्या नहीं है? टी। तो सर एक तो मल्टीप्लाई थी तो आपको डाटा निकल के आया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और दूसरी कंडीशन क्या निकल के आई कि टी क्या है? कांस्टेंट। और टी ही क्या कांस्टेंट है? आप ये भी कह सकते हो कि अमाउंट जो है, जो अमाउंट है नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट भी क्या है? कांस्टेंट। मतलब बात होगी फिक्स मास के बारे में, फिक्स मास ऑफ अ गैस के बारे में। देखो सुनो ध्यान से, सारी बातें निकल के आई ना? देखो मल्टीप्लाई था, दैट मींस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरिएबल्स में पी, वी, टी और एन में क्या नहीं है? टी और एन। तो टी भी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट है, मतलब अमाउंट भी क्या था? फिक्स्ड है। ठीक। अब जो यहाँ पे आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों लिखा हुआ, उसी को बोल दीजिए स्टेटमेंट बन गया। क्या? क्या बन गया? आपको कोई मुझे बॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है तो आप क्या बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास, मैं मास को फिक्स कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर से सुन लो। देखो एक लिखना सीख जाओगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद सारे फॉर्मूले पता है, फटफट तक तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन डायरेक्टली इनवर्सली क्या कांस्टेंट, बस फटफट स्टेटमेंट सबके लिख लोगे। फिर से देखो, मैंने बोला या स्टार्टिंग ऐसे करो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले वही लिखो जो कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस, अमाउंट को फिक्स किया, फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हो गया बॉयज को? सिंपल। फिर से देखो, देखो कई बता दो सीख जाओ। दूसरा था चार्ल्स लॉ। फॉर्मूला क्या था? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तुरंत कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, अरे सर ये तो डिवाइड के फॉर्म में लिखे हैं और आपने ऊपर ट्रिक दिया है कि जो डिवाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां से क्या निकल के आया? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा वेरिएबल्स में से कौन कौन से नहीं है? सर प्रेशर भी नहीं है, अमाउंट भी नहीं है। तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या है? कांस्टेंट। और अमाउंट भी क्या है? फिक्स्ड मास। अमाउंट भी क्या है? कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड मास। तो जैसे ऊपर बोला वैसे नीचे भी बोल लेते हैं क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो कितना आसानी से स्टेटमेंट लिख दिया। क्लियर? डिवाइड था, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो नहीं था उनको कांस्टेंट कर दिया, जैसे ऊपर डेफिनेशन लिखी थी वैसे नीचे भी डेफिनेशन क्या कह सकते हो? स्टेटमेंट कह सकते हो कि लिख लेंगे आसानी से। कोई तकलीफ? सोचो पहले, अभी मैं इन पे एक एक करके आऊंगा हर एक लॉस पे। मैं चाह रहा हूँ कि जब तुम लॉस तक मैं पहुंचू पीपीटी तक तो तुम्हें लगे अच्छा ये तो मुझे पता है, लिखना आता है, डिराइव करना सब आता ही है। वैसे ही चलो बॉयल्स कर लिया, चार्ल्स कर लिया, तीसरा चलो अगर मैं तुमसे कहूँ गैल्यू सेक लॉ, स्टेटमेंट क्या था, मतलब फॉर्मूला क्या था? P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। समझ तो तुम गए तुरंत? डिवाइड है सर, इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। और क्या नहीं है सर? वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, और अमाउंट वो भी क्या है? फिक्स्ड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो ना, दो थे तो वो भी डिवाइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, जो नहीं थे उनको कांस्टेंट कर दिया। ऐसे ही तुम अवोगाद्रोस लॉ में भी कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है? V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। उसमें क्या होगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। क्या कांस्टेंट होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा और प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। भाई यही दोनों नहीं बचे हैं अभी। ठीक, क्लियर जा रहा है दिमाग में? यार बच्चों सोचो, देखो मैं एक एक करके समझाता चल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में स्टेटमेंट तो कम से कम लिखना है ना? वैसे ही पांचवा तो आसान था, कंबाइंड गैस इक्वेशन, मैंने बोल ही दिया कि दोनों को जोड़ देना। कंबाइंड गैस इक्वेशन किसको जोड़ने से बनता है प्यारे बच्चों? अभी से बताया था मैंने, बॉयल्स लॉ प्लस चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? T है। दोनों को कंबाइन करना मतलब दोनों को एक साथ लिख देते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, पी वी इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के लिख देता हूँ, के टी, है ना? या
PV अपॉन T इक्वल टू के। अब वही अगर गैसेस को वेरी किया जाए, प्रेशर P1 से P2 चला जाए, वॉल्यूम V1 से V2 चला जाएगा, तो टेम्परेचर भी चेंज होगी, T1 से कहाँ चला जाएगा, T2। तो वही कह रहा है इनिशियली ये था P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू के, फाइनली हो गया ये P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू के। क्योंकि ये दोनों ही के बराबर हैं, तो तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो गया प्यारे बच्चों, जो अभी आपने याद किया थोड़ी देर पहले, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। देखो जो कहा है बस वही लिखना है, एक बार आपको मेरी बात सुननी है और एक बार खुद से ट्राई करना है, बस बवाल मचा करके उसके बाद टेंशन मत लो। ठीक है, समझो। और क्या पढ़ा था सर? उसके बाद आपने आइडियल गैस इक्वेशन भी तो बताया। ध्यान से सुन लो, ये सब दिमाग में आ जाए। आइडियल गैस इक्वेशन सर आपने बोला था, स्टेटमेंट क्या था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सर ये कैसे आता है? तो जैसे कंबाइंड गैस इक्वेशन कैसे आया था, जब हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन किया तो कंबाइंड गैस इक्वेशन बन गई। ये क्या है? कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो वैसे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी आता कैसे है? जब हम बॉयल्स लॉ भी ले लेते हैं, चार्ल्स लॉ भी ले लेते हैं और अवोगाद्रोस लॉ, तीनों को कंबाइन कर देते हैं, तब काम बनता है। तीनों को कंबाइन करना मतलब बॉयल्स लॉ में क्या था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, चार्ल्स में क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और अवोगाद्रो में क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो बस एक साथ कहानी लिखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके है, N के भी है सर, T के भी है सर, और P के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो निकला यार बच्चों, देख लो। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये आ जाएगा PV, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कांस्टेंट ऐड किया मैंने R, तो PV इक्वल टू ये था NOT, और तरीका सही लिखने के बस लिख दे रहा हूँ, ये हो गया NRT, और यही तुम्हारा क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है चैंपियंस? आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू NRT। ठीक है, सोच लो, देखो बॉयल्स लॉ फॉर्मूला याद है तो सर ने लॉजिक दिया, किसके डायरेक्टली इनवर्सली लिख लेंगे, क्या चीजें कांस्टेंट है वो लिख लेंगे। और अब तो सर फॉर्मूला डिराइव करना भी आपने नीचे से स्टार्ट किया था, मैंने बताना कौन कौन से, एक तो कंबाइंड गैस इक्वेशन, दूसरा आइडियल गैस इक्वेशन। दोनों का फॉर्मूला क्या है तुम्हें पता, तो तुमने डिराइव भी कर लिया अपने हिसाब से। तो अगर ये सब कर लिया प्यारे बच्चों, तो बॉयल्स चार्ल्स तो आसान है। अगर ये कर लिया तो बॉयल और चार्ल्स लॉ वाले क्या है, आसान है। कैसे? एक छोटे से ब्रैकेट में दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, है ना। मैं नहीं चाहता कुछ डिलीट करके बताऊं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें मौका दूं कि 2 मिनट अब ध्यान से बोर्ड देख लो, समझ में आएगा। देखो बॉयल्स में अभी आपने बोल ही दिया कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहीं से, देखो PV इक्वल टू K, भाई प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आया ना, तो PV इक्वल टू क्या आ गया। बस वही इनिशियली क्या था, P1 V1, फाइनली क्या हो गया, P2 V2, ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, K के, तो फाइनल फॉर्मूला भी आ गया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। जब ये दोनों ही K के बराबर है, दैट मींस दे आर इक्वल, वो आपस में भी तो बराबर ही हो गए जब दोनों ही के बराबर है तो, है ना, इसका मतलब वो आपस में भी क्या है, इक्वल है। तो बस ऐसे करके तुम पहले चार फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हो, बॉयल्स लॉ वाले, चार्ल्स लॉ वाले, गैली-सेक वाले, अविगाद्रोस वाले। प्रोपोर्शनल लिखो, वहां से कांस्टेंट ऐड करके के को बाकी यूनिट से अलग कर दो, फिर वैसे इनिशियल फाइनल करके फॉर्मूला डिराइव कर लोगे फटाफट फटाफट, है ना। मतलब बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला याद है तो सब कुछ कर लिया तुमने। चार्ल्स लॉ में भी ठीक, गैली-सेक में भी ठीक, अविगाद्रोस में भी ठीक। कंबाइंड गैस इक्वेशन में बॉयल चार्ल्स को ऐड कर देना है। आइडियल गैस इक्वेशन में बॉयल्स चार्ल्स एंड अविगाद्रोस लॉ को ऐड कर देना है, तो ये भी बन गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? अगर दिमाग में आ गया हो तो मैं इनको डिलीट करूं और फिर मैं अपनी कहानी पे आता हूँ, पीपीटीज में, क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये सब बातें आ गई तो बहुत आसानी तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे सारे स्टेटमेंट आसानी से लिख सकता हूँ, क्या कांस्टेंट है, वहां भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। कंबाइंड गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब आपके फॉर्मूले भी दिमाग में आ गए सब के सब। क्लियर? मैं हटा रहा हूँ फिर प्यारे बच्चों, मैं हटा रहा हूँ। चलो, आपने कहा ठीक है सर, यहां तक की बात तो समझ में आई, यहां तक की बात क्या आ गई सर, समझ में आ गई, कोई टेंशन नहीं है, इंपॉर्टेंट था लेकिन, है ना। तो अब सर और कुछ बात भी करनी है, मैंने कहा हाँ मेरे लाल, कुछ और बातें भी सुन लो, तो एक एक करके बात करूंगा। देखो जिस भी रिएक्शन में टी क्या होता है, कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मिक। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मिक प्रोसेस। मतलब आइसो मतलब सिमिलर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर। तो वैसे ही जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है,
उसको प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं आइसोबारिक। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक। और जहां वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। कभी कभी पूछ देता है विच लॉज इज आइसोथर्मल लॉ, तो ध्यान रखना जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो। वैसे आइसोबारिक तो प्रेशर कांस्टेंट हो, आइसोकोरिक तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो। आइसोकोरिक कहूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक, दिमाग में गई मेरी बात? समझ में आया कॉन्सेप्ट पूरा पूरा? सोच लो प्यारे बच्चों फिर से। दिमाग में बात गई, कॉन्सेप्ट दिमाग में नाच रहा है, तो मैं आगे बढ़ूं फिर कहानी को लेके, है ना? अच्छा, तो आपने बोला ठीक है सर, तब तो नियर अबाउट सब हो ही गया। अच्छा हाँ, ग्राम्स वाला भी बताई दो आप। तो ग्राम्स वाले में आपने क्या नोटिस किया था? R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या था? रूट में M2 अपॉन M1। या मैं R और M को एक साथ लिखूं तो देखो क्या लिखूंगा? R1 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू रूट में M1 इक्वल टू R2 इंटू रूट में M2। अब सोचो दो वेरिएबल हैं, एक तो है रेट, दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। वन वन आपस में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कैसे होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहाँ से एक डाटा निकल के आया कि जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? M के नहीं, रूट ऑफ M के। तो स्टेटमेंट बन गया तुम्हारा। हो गया स्टेटमेंट मेरे लाल। क्या क्या इसमें टी नहीं है, पी नहीं है, वी ये सब नहीं है ना, तो तुम अपना स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of their molecular weight। या आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मैं मॉलिक्यूलर वेट की जगह 2 इंटू वेपर डेंसिटी भी लिख सकता हूँ। तो 2 तो चलो कांस्टेंट ही है, तो इसको मतलब यहाँ भी ये भी बात आ सकती है कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, वेपर डेंसिटी भी हम लिख सकते हैं। ये ग्राम्स का डिफ्यूजन लॉ। कि कोई दिक्कत नहीं, फिर से स्टेटमेंट लिखना सीख गए, क्या कांस्टेंट है वो भी समझ गए। क्लियर? फॉर्मूला याद है, स्टेटमेंट लिखना जानते हो, फॉर्मूला आसानी से डिराइव भी कर सकते हो। सबके बारे में सीखते सीखते यहाँ तक आपने चले आए। बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक लॉ, अविगाद्रोस लॉ, कंबाइंड गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन और ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, सबके फॉर्मूले पता है, स्टेटमेंट कैसे लिखे पता है, डायरेक्टली कौन किसके है, किसके इनवर्सली है, क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। आई होप सब कुछ आपके दिमाग में प्रॉपरली सेट हुआ है। ठीक, पक्का? मतलब अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सब आपके दिमाग में ऑलरेडी आ गया, सब लॉ जानते हो। और अब हम उसी चीज को पीपीटी से पढ़ेंगे। ग्राफ भी सबका जान लेंगे, ग्राफ है ना, ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो हम लोग ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, पढ़ो आगे। खैर बच्चों आगे बढ़ू, मतलब अपने पीपीटी में आ जाओ फिर से। ओके, चलिए ध्यान से सुनिए। सर आपने ठीक है ये सारी बातें बता दी, जहां पे जितना भी लिखा था सबके फॉर्मूले भी हम लोगों ने कब से बोल ही रहे हो, आपको दिमाग में आ गया है। और अगर फॉर्मूला पता है तो उसके बाद की कहानी आपने बता ही दिया कैसे लिखते हैं, है ना? आपने तरीका बता दिया। तो अगर फॉर्मूला याद है तो मतलब स्टेटमेंट भी याद है, डिराइव भी कर सकते हो, क्या कांस्टेंट है ये भी पता है, कौन किसके डायरेक्टली इनवर्सली ये भी लिख लोगे। सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए, क्या? फॉर्मूला क्या है, ये भी तुम्हें पता है कि कंबाइंड गैस इक्वेशन किनको किनको मिलाने में बना, आइडियल गैस इक्वेशन किनको किनको मिलाने में बना। ठीक है, ये बात भी आपके दिमाग में क्लियर हो गई। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ एक एक करके, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब चीजें बहुत आसान लगेंगी तुम्हें, ठीक है? जैसे बॉयल्स लॉ क्या है, तो वही सर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या वॉल्यूम लिखूं या प्रेशर, कुछ भी, ये आपस में कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एक ही बात है। प्रोपोर्शनल हटा के क्या लगाया? PV इक्वल टू K, इनिशियली P1 V1 फाइनली P2 V2। तो आगे तुम्हारे सामने P1 V1 इक्वल टू P2 V2। यही बॉयल्स लॉ है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया, तो कहानी तो आसान है। ठीक, अगला फंडा देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है इनका जो ग्राफ है दैट इज आइसोथर्मिक, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? आइसोथर्मिक। डाटा कैसे रिलेट कर रहा है वो देखो। ये कह रहे हैं एज अ बॉयल्स लॉ के हिसाब से, अगर तो वही तो था P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V, या प्रोपोर्शनल की साइन को हटा दूं तो P इक्वल टू K अपॉन V। P इक्वल टू K अपॉन V। अगर P को मैं मान लूं y एक्सिस, x को मैं मान लूं V को मैं मान लूं x एक्सिस, तो मैंने इसको लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, y इक्वल टू kx। क्या कंपेयर कर दिया? y इक्वल टू kx।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एक एक्सिस पे प्रेशर, ये v 1/v क्या है, x एक्सिस, तो y इक्वल टू एम एक्स, एम क्या आ गया, k, एम क्या आ गया, k, मतलब जो स्लोप होगा वो क्या होगा, k के इक्वल होगा। स्लोप किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, स्लोप इक्वल टू k हो जाएगा। आपने कहा ठीक है सर, यहाँ समझ में आता है इसमें। आप अभी इस ग्राफ में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फटाफट समझ जाओगे। तो अब नोटिस करना तुम मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। आपने कहा ठीक है सर, चलिए बात तो समझ गए। अब आपसे ग्राफ कैसे पूछता है, कह रहा है जब हम प्रेशर और 1/v के बीच में क्या बनाएंगे, ग्राफ, तो ग्राफ कैसा जाएगा। तो सोचिए, देखो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन प्रेशर और 1/वॉल्यूम तो डायरेक्टली हो गए ना, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, डायरेक्टली हो गए। तो देखो वही है, प्रेशर और सिर्फ वॉल्यूम होता तब इनवर्सली होता, 1/v ये आपस में कैसे हो गए, 1/v तो बढ़ेगा ही ना जब p बढ़ेगा, क्योंकि तब सिर्फ v इनवर्सली है, 1/v कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली। तो कह रहा है अगर ये अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बना, आप किसी भी ग्राफ में कोई दो पॉइंट चूज कर लीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा, अपने आप जान जाओगे कि प्रेशर बढ़ रहा है तो 1/v भी बढ़ रहा है। कोई दो पॉइंट चेक कर लो, चलो इस पॉइंट में देखते हैं, प्रेशर यहाँ था तो वॉल्यूम कितना था, यहाँ। इस वाले पे तो देखो प्रेशर भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ गया, दोनों बढ़ा, तो एकदम सही है सर, अपनी बात से मैच करता हुआ है। अब ये ग्राफ इन्होंने अलग अलग तीन टेम्परेचर पे बनाया है, T1 पे, T2 पे, T3 पे। कह रहे इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, या इसका उल्टा। तो जैसे यहाँ तो लिखा ही है कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, मैंने बता दिया है यहाँ पे कि ये है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा आ जाए तो आप कैसे बताओगे कि टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है, T1 T2 और T3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। भैया जी कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे बताया जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा खोपड़ी लगाना पड़ेगा। और वो ये कहता है कि हम लोगों ने आइडियल गैस लॉज अभी थोड़ी देर पहले समझ लिया, तो आपने पढ़ा ना पी वी इक्वल टू एन आर टी, या मैं पी और 1/v को ले आने वाला हूं, तो मैं लिखूंगा पी इक्वल टू एन आर टी और 1/v। तो आपने नोटिस किया कि पी, इस पूरे को हमने क्या मान लिया, एन और आर टी, ये पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो देखो पहले जैसे निकल के आएगा पी इक्वल टू के 1/v। अभी अब लाइन इक्वेशन से आपने कंपेयर किया तो आपने क्या नोटिस किया कि पी 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा ये खुद से सोच के देखो, के क्या है, कांस्टेंट, उसमें कौन सा डाटा लिखा है, देखो एन आर टी, क्या लिखा है, एन आर टी। तो सोचो ना पी और टी आपस में कैसे आ रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जो टेम्परेचर जितना ज्यादा प्रेशर वाले एक्सिस में बढ़ रहा होगा, देखो ना ये वाला टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ पे आ रहा है, ये वाला टेम्परेचर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये वाला टेम्परेचर अगर प्रेशर वाले से मिला हो तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आपने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो के में क्या है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे वैसे टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। तो मतलब जो प्रेशर एक्सिस पे ज्यादा है वही टेम्परेचर भी ज्यादा है। तो यहाँ से एक डाटा निकल के आया कि अगर ऐसे ग्राफ बना दिया था चार, तो हमें पता चल गया कि ये वाला ज्यादा प्रेशर पे है, फिर ये है, फिर ये है। मैंने आपको रिलेट कनेक्ट करके दिखा भी दिया, तो आपको डाटा निकल के आ जाए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्कूल एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी कॉम्पिटेटिव नीट एंड जेईई में भी ये क्वेश्चन आया है, रिसेंटली भी आया हुआ है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ग्राफ पूछ के, ग्राफ दे देगा और आपको समझ के बताना होगा कि इसमें टेम्परेचर कौन बड़ा कौन छोटा, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वही पी वी इक्वल टू एनआरटी से उसको उसी फॉर्म में लाइए, तुम्हारा इक्वेशन है पी इक्वल टू के अपॉन वी वाले फॉर्म में, तो तुम्हें पता चल जाएगा डायरेक्टली इन्वर्सली का कॉन्सेप्ट, बस अपने आप पता चल जाएगा, देख के साफ साफ लग रहा है के बढ़ेगा, के इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। के तो के में तो एनआरटी में था ही टी ना, तो टी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो वो पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर भी तुम्हें ज्यादा दिखेगा। ठीक, ठीक है बाबूजी, नहीं आगे देखिए, कहता है ग्राफ स्टेटमेंट तो समझिएगा, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट अक्रॉस द लाइंस एंड कर्व इज कॉल्ड आइसोथर्म। यहाँ जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, आइसोथर्म, कंडीशन आइसोथर्म है। जो ग्राफ बना है दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपोबोला, कैसा, हाइपो नहीं सॉरी हाइपरबोला, कैसा ग्राफ बना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बना हुआ है। ठीक, स्टेटमेंट वही है पी के अपॉन वी, तो आपने नोटिस किया इनवर्सली है तो वी बढ़ेगा तो पी क्या होगा, कम होगा, वी बढ़ेगा तो पी क्या होगा, कम होगा, तो वही हो रहा है देखो।
जैसे जैसे पी कम हो रहा है वैसे वैसे आपका वी क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ से ग्राफ देख नहीं लग रहा कि हाँ सर सही है भाई, जैसे जैसे पी देखो नीचे आ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है धीरे 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 धीरे। ये वही ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा है कि इसमें ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा यही से सोचो ना, अभी मेरे भाई इतना घबराने की जरूरत नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ सोच के देखो। बॉयज लॉ में आपने पढ़ा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, यही पढ़ा था। तो अगर मैं पी में और वॉल्यूम में ग्राफ बनाऊं, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ, तो आपने क्या नोटिस किया, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, यही तो। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, या प्रेशर कम होता जाएगा तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ बन गया। आप कोई दो पॉइंट देख लो, देखो पहले प्रेशर यहाँ था तो वॉल्यूम सिर्फ यहाँ था, अब प्रेशर को मैंने कम करके यहाँ तक ले आया तो वॉल्यूम देखो क्या हो गया, बढ़ गया। देखो ये वन कंडीशन थी, ये टेम्परेचर वन था, ये प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम देखो क्या हो गया, बढ़ गया। तो तुम्हारे स्टेटमेंट से मैच तो खा रहा है, ये वॉल्यूम और प्रेशर आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, आइसोथर्मिक कंडीशन मैंने पहले ही बता दिया, तुम समझ गए थे, है ना। और ये जो ग्राफ बना है दैट इज हाइपरबोला, ध्यान रखना कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। ठीक है बाबूजी। प्यारे बच्चों, ठीक, P और 1/v के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, P और 1/v, तो अभी आप कहोगे अभी तो बताया सर आपने P और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन P और 1/v क्या है, डायरेक्टली। तब तो P भी बढ़ेगा तो 1/v भी बढ़ेगा, तब ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। ठीक, और अगर मैं ग्राफ बनाने बैठ जाऊं किसके बीच में, PV और P के बीच में, तो आपने पढ़ा तो है PV और P के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, पीवी और देखो ना, अभी तो आपने नोटिस किया इस ग्राफ में यहाँ से क्या निकल गया था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, वो कांस्टेंट ही है भाई, ना प्रेशर पे ना उस पे वॉल्यूम पे, तो बस पीवी कांस्टेंट कर दो। पीवी इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी को कितना भी बढ़ाते चले जाओ, आपका जो पीवी है वो क्या है, कांस्टेंट। तो ये पीवी अपॉन पी के बीच में ग्राफ है, या इसी को तुम पीवी अपॉन वी के बीच में भी ग्राफ बना सकते थे, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, तो तब भी लाइन क्या होती, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, है ना। सोच लो मेरे लाल, देखो मैंने बॉयल्स लॉ पहले समझाया, उसके बाद एक एक करके बहुत सारी बातें बता दी मैंने बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। सोच के देखो तुम बॉयल्स लॉ के बारे में क्या क्या जानते हो। सर फॉर्मूला पता है, स्टेटमेंट पता है, डेरिवेशन भी कर देंगे। फॉर्मूला पता है, स्टेटमेंट भी पता है ना। हम डेरिवेशन क्या कर लेंगे, कर ही लेंगे, डिराइव कर लेंगे। फिर आइसोथर्म ग्राफ में हम देख के बता देंगे कि कौन टेम्परेचर बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, अभी सर लॉजिक दिया आपने आइसोथर्मिक ग्राफ वाला, कंपेयर करके लाइन इक्वेशन से कंपेयर करके हमने फटाफट बताना सीखा कि विच टेम्परेचर इज ग्रेटर। ठीक, और फिर हमने जितने ग्राफ बन सकते थे कोशिश की बनाने की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, पी और वी के बीच में, पी और 1/v के बीच में, पीवी और पी के बीच में, या पीवी और वी के बीच में। हमने क्या बनाना भैया, ग्राफ सीख लिया। ये कहानी हो गई बॉयल्स लॉ की। ठीक, अब यही सारा काम चार्ल्स लॉ के लिए भी करते हैं। स्टेटमेंट लिखना आ गया, दिखा दिया सर आपने। डिराइव करना आ गया, हाँ v1/t1 इक्वल टू v2/t2, ये डिराइव करना भी हमें आता है, आपने बताया तो डायरेक्टली, तो v/t इक्वल टू k, इनिशियली फाइनली दोनों k के बराबर, तो डाटा आ गया। हाँ ये भी पता है सर। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है सर, तो आइसोबार्स, ग्राफ में क्या बनेगा, आइसोबार्स। वहाँ आइसोथर्म था तो अलग अलग जो ग्राफ की लाइन थी, स्लोप जो था वो क्या था, अलग अलग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ एट कांस्टेंट प्रेशर है तो अलग अलग प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर से वही सवाल, वहां तो आपने जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे थे तो बढ़ रहा था, वहां तो आपने सही बोला था T3 फिर T2 फिर T1। यहाँ क्या होगा, P3 P2 और P1 में, तो आपने देख तो लिया P3 P2 P1 में, इस बार 3 वाला बड़ा नहीं, इस बार P1 बड़ा है, फिर P2 है और सबसे छोटा कौन है, P3। काम वही करना है प्यारे बच्चों, तरीका वही है। आपकी इक्वेशन तो समझ ही गए आप, v इक्वल टू क्या आ गया, KT, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो तुम्हें क्या मिला, y एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया, x एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया, तो m हमें क्या मिला, k। तो ये जो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन वाले वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k को, y इक्वल टू kx, तो k आपको पता चल गया। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर। अब ये सब कैसे पता चला, P1 P2 P3 वाला कॉन्सेप्ट, तो सुनो फिर से वही पुराना आइडिया जैसे इक्वेशन, P इक्वल टू nRT। अब हमें V और T, तो V इक्वल टू मैंने ऐसा लिखा कि V इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T, तो V और T के बीच में ये देखो
जो भी यहाँ पे के में लिखूंगा, के और प्रेशर में क्या कैसा रिलेशन आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे जैसे प्रेशर वाला देखो ना, स्लोप वैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती चलेगी। ठीक है, इनवर्सली था ना इसीलिए, है ना? तो बस आप नोटिस कर लो, तो जितना ऊपर है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये ग्राफ किसके लिए बन गया, चार्ल्स भैया के लिए ग्राफ बन गया। किसके लिए चैंपियंस, चार्ल्स लॉ के लिए। स्टेटमेंट जान गए, डेरिवेशन जान गए, फॉर्मूला भी पता है, ग्राफ भी एक आपने नोटिस कर लिया। तो वैसे ही v अपॉन, देखो ये तो क्लियर ही था कि v और t के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट ही लाइन जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसा कि आपके तीनों इसमें ग्राफ में दिख रहा होगा, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ही हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि अगर ग्राफ, देखो यहाँ पे दो टेम्परेचर होता है, एक होता है स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, एक होता है कैपिटल टी से जिसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन। और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन सबको पता है। अगर किसी टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है तो वो जितना भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो, है ना? अब सोच के देखो, अगर मैं कहूँ 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन कितना हुआ, 273 केल्विन। तो अगर मैं ग्राफ बनाना स्टार्ट करूँ वॉल्यूम और कैपिटल टी मतलब केल्विन के बीच में, है ना? तो भाई उनका केल्विन का जीरो भी कहाँ से स्टार्ट होता है, केल्विन का जीरो भी कहाँ से स्टार्ट होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो ये ग्राफ कुछ पीछे माइनस, देखो ये जीरो है, इधर बढ़ेंगे प्लस, इधर आएंगे तो माइनस। एक कोई जगह होगी जहाँ -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा, और अभी तक ग्राफ ऐसे जा रही थी, देखो ऊपर वाले में, यहाँ क्या जाएगी, इधर कहीं से आएगी -273 से, और हमें यहाँ से दिखेगी, ये ग्राफ दिखेगी। तो तुम्हें लगेगा, तो ये समझना है कि पीछे किसी लाइन से मैच करेगी, जो क्या हो, -273। क्योंकि क्योंकि प्यारे बच्चों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब -273, ऐसा कुछ। 0 केल्विन का मतलब, ये जीरो कब आएगा, जब सेल्सियस में कितना हो, -273, तभी तो ये -273 और ये +273 जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर कैपिटल टी लिया हूं तो ग्राफ में जीरो से तो बनाऊंगा, तो जीरो से बनाऊंगा तो मतलब ये -273 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ भी आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि ये क्या लिख दिया सर, ये तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैंने समझा दिया ये ग्राफ कैसे बना। ठीक, क्यों पीछे से आ रहा है, क्यों आपको वहां से वहां तक दिखेगा बस। ठीक प्यारे बच्चों, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं, पक्का दिमाग चल रहा है कि हाँ सर ये बॉयल्स वाली और चार्ल्स वाली नोटिंग की तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तीसरे भैया कौन है, गैली भैया। फॉर्मूला आपको पता ही है, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो स्टेटमेंट भी लिख लोगे, डिराइव भी कर लोगे इनिशियल फाइनल करके, है ना? और चूंकि आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये बनता है, तो इसलिए ये जो लाइंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम को। फिर से वही कहानी हर बार की तरह, V1 V2 और V3 में कौन बड़ा, तो आपने कहा ठीक है निकाल लेते हैं ना, PV इक्वल टू NRT, हमें P और T के रिस्पेक्ट में ले आना है, P और T, तो NR अपॉन V क्या हो गया, कांस्टेंट। आपको साफ साफ दिख रहा है कि कांस्टेंट में और वॉल्यूम आपस में कैसे इनवर्सली, तो जैसे से ये बढ़ रहा है वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसलिए V3 देखो सबसे छोटा है, उससे बड़ा है V2 और उससे बड़ा है V1। अब लग रहा होगा ना, अब फटफट आप बता दे रहे हो कि स्लोप में आपको देखिए कैसे पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप हर बार वही कर रहे हो, आइडियल गैस इक्वेशन से बार बार कंपेयर कर ले रहे हो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक, तो अगर आपको कोई ग्राफ बनाने को बोल दे तो फिर से वही है ना, डिवाइड है तो मतलब डायरेक्टली, तो वही P और T के बीच में अगर ग्राफ बनेगा तो कैसा होगा, दोनों बढ़ेंगे एक साथ। किसी पॉइंट को चूज कर लो, यहाँ P इतना था, ये टेम्परेचर T इतना था, अगले पॉइंट पे देखो P भी बढ़ गया और T भी बढ़ गया, तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ को अब भी आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं कि तुम्हें दिमाग वो रटना वटना पड़ेगा ग्राफ, नहीं नहीं, सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है ना प्यारे बच्चों, यहाँ भी क्लियर है, बात समझ में आती है, चैंपियंस बात समझ में आती है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, बढ़े आगे। अगला लॉ क्या था, एवोगाड्रोस लॉ, स्टेटमेंट क्या था, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, यही स्टेटमेंट था, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। स्टेटमेंट ये है, डेरिवेशन पता है, कौन किसके प्रोपोर्शनल है जानते हो, डायरेक्टली है इनवर्सली है ये सब पता है, कौन कांस्टेंट है ये भी तुम्हें पता है।
ठीक है ना। वी और एन चूंकि आपस में कैसे थे डायरेक्टली, तो तुम ग्राफ भी बना सकते हो, ये वी ये एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहीं से चला गया हर बार की तरफ। अब आपको समझने की जरूरत क्या है, समझिए। कह रहा है एन मोल्स अगर आपके पास है तो गैस का वॉल्यूम हमने वी मान लिया है। एक मोल के लिए क्या मानोगे यार, जैसे मान लो 10 मोल्स का वॉल्यूम 20 था तो एक का कितना होगा, तो आप डिवाइड कर देते थे, तो वही हुआ है, देखो वी अपॉन एन। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। 1 मोल के वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम। तो इसलिए वी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसके इक्वल है वी अपॉन एन। अरे एन वही है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 1। ठीक। इस पूरे चैप्टर में आपको 2-3 टर्म मिलेंगे, जैसे कि एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कहता है अगर किसी को एनटीपी या एसटीपी पे रखने, वैसे थोड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, लेकिन आपको ये सब स्कूल एग्जाम मतलब स्कूल में ये सब बातें नहीं बताई जाएंगी। एनटीपी और एसटीपी को मतलब एक ही बता देंगे, कहेंगे कि अगर किसी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रख दो, 273 उस पे रख दो, टेम्परेचर पे रख दो 273 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 मोल गैस को रख दो, तो वो कंडीशन क्या होगी, एनटीपी। और उस पे गैस को जब रखोगे तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस पे टेम्परेचर कितना 273 केल्विन, प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर। उस पे 1 मोल को उठा के रख दो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। ठीक। डिफरेंस क्या था, आप कहोगे सर बता ही दो ना, तो सुनो। एसटीपी मतलब प्रेशर क्या लिखते हैं, 1 बार। तो जैसे ये 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, वैसे यहाँ करने लगता है 22.7। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर स्कूल में नहीं बताएं ये सब तो प्लीज एग्जाम में आप अपनी नॉलेज के लिए रख लो, आगे तो जरूरत पड़ने ही वाली है। फिलहाल अगर तुम्हारे स्कूल में बोले एनटीपी एसटीपी एक ही है तो तुम एक ही मान के अपना काम करो, बट डिफरेंस है मैंने तुम्हें बता दिया। एनटीपी में प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेते हैं, एसटीपी में बार में। वहां मोलर वॉल्यूम 22.4 आता है, यहाँ मोलर वॉल्यूम 22.7 आता है। ठीक, पक्का। कितने हो गए, बॉयल्स हो गया सर, चार्ल्स हो गया सर, गैली सर हो गया, अविगाद्रोस लॉ हो गया सर, और हाँ ठीक है सर, सबके ग्राफ आप पढ़ लिए। अभी आपने एनटीपी और एसटीपी के बारे में भी बता दिया हमें, अच्छा है, थोड़ा दिमाग में ये बातें आनी जरूरी थी। आइडियल गैस लॉ क्या है, आइडियल गैस लॉ क्या है प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बोला कंबाइन करेंगे गैस लॉज कौन कौन से थे, जो मैंने बोला सिर्फ वही करना है तुम्हें, कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, सबसे पहले तीनों को कंबाइन करके हमारी इक्वेशन क्या आई थी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। क्या आया था, पीवी इक्वल टू एन आर टी। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर इज, यही हर बार कांस्टेंट के लिख देते थे, वो आता ही नहीं था फॉर्मूले में, इस बार आर रहेगा फॉर्मूले में। और आर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है आर, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। प्यारे बच्चों आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अगर तुमसे कोई पूछे कंबाइंड गैस इक्वेशन, तो दैट इज P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, तो दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और पूरी केमिस्ट्री में इसकी जरूरत पड़ती रहती है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब आपको लगेगा ये यूनिट याद करनी, नहीं, एक बार खुद से जो मैं कर रहा हूं आपको कर लेना बस। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी या आर इक्वल टू, सर पीवी अपॉन एनटी। पी क्या है, पी क्या है, एटमॉस्फेयर। पी क्या है, लीटर। एन क्या है, मोल, ऊपर क्या है तो मोल इनवर्स। टेम्परेचर क्या है, केल्विन, केल्विन। तो यूनिट देखो क्या निकल गई, एक यूनिट तो हम ये यूज कर सकते हैं, लीटर, एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ठीक, क्या, लीटर, एटमॉस्फेयर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। लेकिन आपने फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, डब्ल्यू इक्वल टू पीवी। पीवी मतलब ये और ये, इसकी जगह वर्क डन, वर्क डन मतलब जूल। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, जूल फिर वही मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आपने पढ़ा है एक कैलोरी में इतने जूल, तो जूल को तुम कैलोरी में भी चेंज कर सकते हो, तो कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, है ना। तो चलो देखते हैं,
तो आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स में कितनी आती है? 0.0821। ध्यान रखना 0.0821 कितना आया? 0.0821। और जूल में कितना आएगी? 8.314। कितना? 8.314 जूल में। और आप तो जानते हो कि एक कैलोरी में 4.18 जूल, या हम नियर अबाउट ले लेते हैं 4.2 जूल। 8.3 जूल को 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर कैलोरी में आ जाएगा। कैलोरी में कितना आता है? लगभग 2। वही 1.98, तो नियर अबाउट लिखा जाता है 2। तो आप डिफरेंट वैल्यूज याद रखिएगा। जूल में है तो 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अगर अगर लीटर एटमॉस्फेयर में लिखना है तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अगर कैलोरी में लिखना है तो 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक ठीक प्यारे बच्चों, हमें ऐसा नहीं कि खत्म, अभी तो इन सब पे क्वेश्चंस लगाने हैं। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि अब मैं क्लास खत्म करूँ तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि आज में इतने लॉस पड़े हैं। सबका फॉर्मूला सर ने बोला सिर्फ याद करना है, और इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं तो याद भी हो गया होगा आपको। बस फॉर्मूले से हमें स्टेटमेंट लिखना आ गया है, डेरिवेशन कर सकते हैं, ग्राफ का भी लॉजिक सर ने दिया है। ये जो स्लोप आ रहे थे ग्राफ में, है ना, उसमें अभी पूछ जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो भी निकालना जान गए हैं। कंबाइंड गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन किनको कंबाइन करने से बनता है वो भी पता है। आइडियल गैस इक्वेशन में सर ने बोला कि आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसकी इंपॉर्टेंस बताई। बार बार ये हर चैप्टर में यूज होगा, बहुत सारे चैप्टर में ये यूज होता है ना। तो आर की यूनिट रटनी नहीं थी, सर ने लॉजिक दिया कैसे निकला, और उसके बाद अलग अलग यूनिट्स में आर की वैल्यू अलग अलग है, वो सर ने बताया। अब इतना आपको रिवाइज करना है, सिर्फ इतना, कोई बड़ा काम नहीं है। फिर आपको क्या करना है? इतना रिवाइज कर लेना है। इतना कर लिया मतलब काम हो गया। ठीक, पक्का? कौन सा लॉ बचा? ग्राहम्स का लॉ। और एक और भैया का लॉ है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, तो उनको भी निपटाते हैं। ठीक, तब बात खत्म होगी आइडियल गैसेस की, फिर बात करेंगे रियल गैसेस के बारे में। फिर अभी बात करेंगे वेलोसिटीज के बारे में, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में, है ना। टेंशन नहीं लेने का, बस जितना पढ़ो बहुत ईमानदारी से, बहुत फोकस्ड होकर पढ़ो, कि जब कभी तुमको भी लगे क्लास खत्म हुआ तो सारी दिमाग में बात हो। सोने से पहले एक बार और रिवाइज कर लो, मैक्सिमम हार्डली 10 मिनट्स लगेगा, हार्डली। फोकस होकर सुने लोगे तो 5 ही मिनट में सब खत्म हो जाएगा, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। फिर अगले दिन क्लास के पहले एक बार फिर से रिवाइज करके तभी क्लास ज्वाइन करो, या रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो देखो। बस कहानी क्लियर रहेगी, कोई टेंशन कोई इम्पट नहीं आने वाली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक मामला ठीक है। तो फिर चलो ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ख्याल रखो तब तक अपना, खुश रहो, मस्त रहो। एज यूजुअल, नमस्कार, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बच्चों।